इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब बात करते हैं उस शिकायत की जो हमेशा सुनने को मिलती है। घर खरीदारों की सबसे बड़ी शिकायत होती है कि मकान देरी से मिलता है। इसके जवाब में बिल्डरों की सबसे बड़ी शिकायत होती है कि उन्हें सरकार के अलग अलग विभागों से मंजूरी देरी से मिलती है। आखिर इसमें कितना सच है? क्या सरकारी तंत्र हमारे घरों में हो रही देरी के लिए जिम्मेदार है या महज एक बहाना है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपेश सालगिया, जो कि डायरेक्टर हैं शाहपुर जी पैलन जी रियल एस्टेट के, और साथ में जुड़ रहे हैं कमलाकर शेनॉय, जो कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शुरुआत दीपेश आपसे करेंगे, क्योंकि हमेशा इल्जाम बिल्डरों पर ही लगता है कि मकान वक्त पर नहीं देते, लेकिन आप लोगों की भी शिकायत सबसे बड़ी यही रहती है कि नहीं, हम लोगों को मंजूरी ही देर से मिल रही है। कितना वक्त आप लोग अमूमन मान के चलते हैं कि देरी सिर्फ इन मंजूरियों की वजह से हो रही? कितने वक्त की ये देरी आप कहते हैं? जो देरी जो है ये इजीली क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स होता है, डिपेंड ऑन विच सिटी इट इज। बट मेरा मानना है कि अगर सरकार चाहती है कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 और ये चाहती है कि लोगों को मकान देर से ना मिले, तो गवर्नमेंट का जो रवैया है रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ, उसमें एक फंडामेंटल शिफ्ट की जरूरत है। नाउ मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर कंज्यूमर जो 100 रुपए देता है बिल्डर को, तो आप मान लीजिए सर्विस टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, वैट, डेवलपमेंट चार्जेस और ये सब मिला के 15 से 25% जो है वो पैसा गवर्नमेंट को जाता है। तो अगर 100 रुपए में से 15 से 25% डिपेंडिंग ऑन सिटी, डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट, उतना गवर्नमेंट को जाता है, तो उतना प्रॉफिट एक्चुअली डेवलपर भी नहीं बनाता है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट का जो स्टेक रियल एस्टेट में है, इट इज नाउ मोर देन डेवलपर्स। तो गवर्नमेंट का जब ज्यादा हिस्सेदारी बोलूं मैं, गवर्नमेंट का ज्यादा स्टेक है रियल एस्टेट, तो गवर्नमेंट का रोल जो है अब मोर देन एक्सट्रैक्टर, इट शुड बी लाइक अ कोऑपरेटिव और एनेबलर। लेकिन आपको चाहिए क्या? कि हमें रियल एस्टेट, आप चाहते क्या है कि आप लोगों का काम आसान हो? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मैं ये नहीं कह रहा मेरा काम आसान हो, मैं ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल स्टेक है रियल एस्टेट में इज मोर देन डेवलपर्स नाउ, इज वन थिंग। सेकेंड, गवर्नमेंट का एक सोशल एजेंडा भी है कि 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल। तो दोनों जो एजेंडा तब पूरे होंगे जब ज्यादा मकान बनेंगे और फास्टर अप्रूवल होंगे। अब ये फास्टर अप्रूवल के लिए जो है एक फंडामेंटल शिफ्ट की जो बात कर रहा हूं, उसका आपको उदाहरण देता हूं आपको कि आज अगर मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाऊं तो मेरे पास एक ही इंजीनियर है जो प्लान अप्रूव करता है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि एक 3 इंजीनियर लगा दिया गवर्नमेंट ने, एंड आई हैव द ऑप्शन टू गो कि मैं कौन से इंजीनियर में प्लान सबमिट करूं। मैं अगर 3, मैं बोल सिंगल विंडो नहीं, हैव ट्रिपल विंडो सिस्टम, देयर आर 3 विंडोज और अ डेवलपर हैज चॉइस कि वो किसी विंडो में जाए और अपने प्लान सबमिट करे। अब फिर आप देखिए कितनी एफिशिएंसी बढ़ती है ना। ये एक फंडामेंटल चेंज है जो चाहता हूं गवर्नमेंट से आए कि अगर आपको रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी कम करनी है तो डोंट हैव ओनली वन पर्सन हैव ऑल द पावर्स, गिव द पावर्स टू 3 डिफरेंट पीपल। और जो आप देख लेंगे, जो आफ्टर 1 ईयर आप देख सकते हैं कि कौन सा इंजीनियर कितने प्लान अप्रूव किए। इससे एफिशिएंसी जो है वो दिखेगी आपको। फिर आप एक प्रश्न नहीं पूछेंगे कि बिल्डिंग अप्रूवल में देर क्यों होती है। जी बिल्कुल। तो आपका कहना है कि काम को आसान बनाने के लिए सरकार को आपको ज्यादा ऑप्शंस देने होंगे जहां आप इंटरैक्ट कर सके, लेकिन अप्रूवल जल्दी से जल्दी देना होगा। शेनॉय साहब, 3 ऑफिसर्स टू अप्रूव एवरीथिंग, नॉट 1 ऑफिसर ओनली। मतलब उनको भी अपनी मैन पावर बढ़ानी होती है, तो रेटिविज्म होता है। 3 ऑफिसर होंगे तो रेटिविज्म बहुत कम हो जाएगा। बिल्कुल, इससे कंपटीशन। हाँ, लेकिन शेनॉय साहब, आप लोगों की शिकायतें हमेशा रहती हैं कि वक्त पर काम नहीं हो रहा और उसके लिए बिल्डर पर ही उंगली आप लोग उठाते हैं। क्या आपने भी इसको काउंट किया है अपने बातों में कि शायद सरकार की तरफ से भी ढिलाई हो रही हो? पहली बात तो यह कि मैं इनसे सहमत हूं कि गवर्नमेंट आजकल फैसिलिटेटर से लेके वो एक्सटॉर्शनिस्ट जैसे काम कर रहे हैं, या वो बिल्डर से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि पहले इतने टैक्सेस नहीं थे, और जैसे इन्होंने बताया कि 25% अगर गवर्नमेंट हमसे लेती है तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर पे होता है। और आज आप हाउसिंग को प्रमोट करना चाहते हैं और उसके बदले में आप खाली टैक्स पे टैक्स बढ़ाते जा रहे हो, इसलिए ये हाउसिंग को बहुत नुकसान देने वाली बात है। जहां तक सैंक्शन का सवाल है कि रेड टेपिज्म जरूर है, उसमें कोई दो मत नहीं है, और उसको कुछ टाइम बाउंड बनाना चाहिए। मगर
ये सब होने के बावजूद 90% ऑफ द डेवलपर्स, जहां मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, इट्स माय ओपिनियन, कि इनकी इंटेंशंस ही गलत होते हैं, इनकी शुरुआत ही गलत होती है। ये जब जगह हमसे पैसा लेते हैं 15% 20% लेते हैं, तो उसको उसी प्रोजेक्ट में नहीं लगाते हैं, उसको दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं और डबल ट्रेडिंग करते हैं उसमें, और वो ट्रेडिंग में उनका एक प्रोजेक्ट फंस जाता है और उसका इंपैक्ट उनके सभी प्रोजेक्ट पे हो जाता है। और ये एक्सपीरियंस जो है वो काफी बिल्डरों में हमने देखा है, और इसके लिए ये बिल्डर ही जवाबदार है। उसके लिए गवर्नमेंट को उनके जो रेवेन्यू कलेक्शंस है प्रोजेक्ट्स के, उसके ऊपर पाबंदी रखनी चाहिए और एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करना चाहिए, जहां तक कि वो पैसा आता है वो पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिए और बाद में उस पैसे को ट्रांसफर कीजिए। ये जब तक नहीं होगा तब तक ये बिल्डर हमारे साथ बदमाशी करते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि इनको क्रिमिनल लायबिलिटी कुछ भी नहीं होता है, इनकी पुलिस में पहचान होती है, गवर्नमेंट में पहचान होती है, तो हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी शिकायत को कोई सुनता ही नहीं है। तो उसके लिए मेरे ये पब्लिक को ये है कि आजकल सेक्शन 217, 218 इंडियन पेनल कोड में है, तो आप अगर कंप्लेंट करते हैं पुलिस के पास या आप अगर कंप्लेंट करते हैं म्युनिसिपैलिटी के पास और वो अगर एक्शन नहीं लेते हैं, तो आप 217 IPC एंड 218 IPC यानी disobedience of directions of law with an intention to save the accused and framing of incorrect records and writing with an intention to save the accused, ये 217 200। जी श्रीनिवास साहब, वो बात सही है, आप कह रहे हैं कि लोगों को भी जानकारी होना जरूरी है कि उनके पास क्या क्या अधिकार हैं, लेकिन यहाँ मैं दीपेश को डिस्कशन में लाना चाहूंगी। दीपेश, अगर रेरा आ सकता है और इतना प्रेशर बनाने के बाद, और उसके बाद चाहे उससे पूरी तरह से खुश ना हो लोग, लेकिन आ रहा है, लेकिन आप लोग सिंगल विंडो क्लियरेंस को लेकर क्यों नहीं सरकार पर सही दबाव बना पा रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें जो है एक सरकार का जो रवैया है वो जब तक पूरा कंप्लीटली चेंज नहीं होगा। अभी क्या हो गया कि जैसे इन्होंने बताया कि बिल्डरों ने बिल्डरों ने काफी डिलीवरी नहीं की है, तो रियल सेक्टर का जो एक परसेप्शन है वो बहुत खराब हो चुका है। अब अगर गवर्नमेंट थोड़ा भी लॉ बनाती है जिसमें डेवलपर्स को फेवर होता है, तो इट बिकम्स पॉलिटिकली अनफ्रेंडली फॉर गवर्नमेंट। तो थोड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के लिए भी है, मैं मानता हूं। लेकिन सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाना कि कहीं भी मेरे ख्याल से कोई भी खरीदार उसके खिलाफ नहीं होगा। हाँ, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, हर जो रियल एस्टेट सेक्टर में एक लॉ चलता नहीं है। देखिए, एक BMC एक्ट है, एक स्टेट गवर्नमेंट के लॉज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एनवायरमेंट लॉज हैं, और अगर डिफरेंट बॉडीज हैं। अब हर अगर अलग अलग एक्ट में अलग अलग बॉडीज हैं, तो पूरा कंबाइन करना आई थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम गवर्नमेंट इज फेसिंग। बट अगर गवर्नमेंट सबको कंबाइन कर सके और सिंगल ऑफिसर को अथॉरिटी दे कि सब सेक्शन सब एक्ट में पावर अप्रूव कर सके, तो बहुत अच्छी बात होगी और मैं स्वागत करूंगा। और आई थिंक मेरे हिसाब से सभी रियल एस्टेट डेवलपर्स इस बात का स्वागत करेंगे। जी बिल्कुल। तो श्रीनिवास साहब यहाँ पर अपनी असमर्थता भी जता रहे हैं दीपेश, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस आ जाता है तो इससे आप भी ये मानते हैं कि फायदा खरीदार को भी होगा? सिंगल विंडो से जरूर फायदा होगा, मगर मुश्किल यह है कि हमारे यहाँ सिंगल विंडो सिर्फ पेपर पे होता है। अभी म्युनिसिपैलिटी में जाओ तो जो सिंगल विंडो पे बैठता है वो सिर्फ कैश लेता है, बाकी तो आपको सब ऑफिसर को जाके मिलना है। तो ये जो है इट इज नॉट इंप्लीमेंटेशन ऑफ सिंगल विंडो एंड दैट इज कॉजिंग ग्रेट प्रॉब्लम। दूसरी बात ये है कि सिंगल विंडो में इन्होंने एक थर्ड पार्टी एजेंसी करना चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट ऑफिस में होता है कि भाई वो जो चेकिंग बात है वो ऑफिसर्स देखेंगे, मगर अल्टीमेट जो इश्यूएंस ऑफ परमिशन है वो थर्ड पार्टी करेंगे, क्योंकि उनके पास पब्लिक कॉन्टैक्ट अगर नहीं होगा तो करप्शन अपने आप कम होगा। सो वन थिंग इज वी शुड मिनिमाइज द कॉन्टैक्ट ऑफ पब्लिक और परमिशन सीकर्स विद द पब्लिक सर्वेंट्स। दिस विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प एज इट इज डन इन पासपोर्ट ऑफिसर्स। जी, तो नियत पर सवाल लगातार। हाँ जी, जल्दी से थोड़ा बताइए। ये एक बहुत अच्छा सजेशन है, I'll डेवलप ऑन दिस सजेशन। आप अगर देखिए 25 साल पहले हाउ वाज दिस फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट इन इंडिया, वो आज जो रियल एस्टेट मार्केट है लगभग वैसे ही था, एकदम अनऑर्गेनाइज था एकदम, और काफी धांधलीबाजी कुछ हुई, बहुत हुआ। लेकिन उस जमाने में अगर आप मानेंगे नहीं, इट वॉज वेरी मच कंट्रोल्ड। फिर सेबी ने एक कानून लाया कि जो IPO आता है या राइट्स इश्यू आता है उसकी प्राइसिंग प्राइवेट पार्टी डिटरमाइन करेगी। जी, इसके पहले मैं जानकारी दूं आपको, 80s में देयर वाज समबॉडी कॉल्ड कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, CCI कहते थे। तो IPO की प्राइसिंग, राइट्स इश्यू की प्राइसिंग, वो द पावर्स ओनली विद CCI।
जी। अराउंड अर्ली 90s में जब सेबी ने सीसीआई को स्क्रैप कर दिया, बहुत बड़ा बवाल मच गया था जी। कि क्या प्राइवेट पार्टी के शेयर का जो आंकलन है, उसका जो असेसमेंट है, प्राइवेट पार्टी करेगी, गवर्नमेंट का कोई अख्तियार नहीं होगा इसके ऊपर। ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था। बट देन सीसीआई वाज स्क्रैप, मर्चेंट बैंकर आए, फिर गवर्नमेंट ने कहा कि अब जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो है आपका सबमिट करते हैं आप, उसका भी जो वेटिंग है वो मर्चेंट बैंकर करेगा। उसमें बवाल मचा। बट नाउ यू सी एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ आईपीओ इज ऑलमोस्ट वेटेड बाय मर्चेंट बैंकर, प्राइसिंग मर्चेंट बैंकर डिसाइड करता है, उसमें गवर्नमेंट कोई रोल नहीं है। तो ये जो बात बोल रहे हैं बहुत सही बात है। अगर मैं गवर्नमेंट का चाहे तो 10 इंडिपेंडेंट आर्किटेक्ट अपॉइंट कर दें और बोले कि हर प्लान शुड बी अप्रूव्ड बाय 2 आर्किटेक्ट्स, दैट्स इट। अगर हो जाए तो मोस्ट ऑफ द काम प्राइवेट पार्टीज करेगी, एक लास्ट टाइम के लिए भी गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। जो चीज कैपिटल मार्केट में हुई 25 साल पहले, आज रियल एस्टेट में हो सकती है। बिल्कुल, फंडामेंटल शिफ्ट इन द गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स रियल एस्टेट सेक्टर। तो ये मेरा कहना है। हाँ, तो एक चीज जो दोनों ही मान रहे हैं वो ये है कि सरकार से एक साफ नीयत चाहिए हमें, और शनॉय साहब का कहना है कि बिल्डरों की भी नीयत साफ होनी चाहिए, और यही उम्मीद करते हैं कि सरकार सबसे पहले अपनी नीयत जरूर साफ करे और कोई ना कोई ऐसा तरीका निकाले जिससे दोनों को राहत मिले। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम देते रहेंगे आपके सवालों के जवाब।